हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल में मॉडर्न बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह। किसी भी एग्ज़ाम में चाहे वो बिहार शिक्षक का भर्ती वाला एग्ज़ाम आप देख रहे होंगे या बिहार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, उसमें एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। जैसे बीपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी यदि आप करते होंगे तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न बहुत ही वीवीआई होता है इतिहास में। एक प्रश्न आपको पीटी के लिए बनाया जाता है और दूसरा प्रश्न आपके मेंस के लिए बनाया जाता है ना। तो चलिए हम लोग चंपारण सत्याग्रह में देखते हैं क्या हो गया था, कैसे हुआ, है ना। महात्मा गांधी को कोई जानता तक नहीं था। इसी चंपारण ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। क्या है उनकी यह यात्रा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंपारण के एक जागरूक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना। एक नेता थे जिनका नाम था, चंपारण के निवासी थे, है ना। चंपारण के रहने वाले थे, चंपारण के, और चंपारण के निवासी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। प्रश्न पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल नाम है ना। और इनका घर है मुरली भरहवा। मुरली भरहवा, मुरली भरहवा। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था बीपीएससी के एग्जाम में कि राजकुमार शुक्ल का घर कहाँ पर है, कहाँ जन्म हुआ, तो यही मुरली भरहवा में। राजकुमार शुक्ल चंपारण के बहुत ही जागरूक किसान नेता थे। कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल अपनी जीवन की सारी कमाई किसानों के हित में लगा दी। और ये भी कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़े जमींदार थे। लगभग इनके पास 200, है ना, 200 बीघा जमीन था। 200 बीघा जमीन था इनके पास। और ये भी कहा जाता है कि लगभग 250 से कहीं ज़्यादा मवेशी ये पाल रखे थे। मवेशी ये पाल रखे थे। इसी चंपारण में एक अधिकारी था जिसका नाम था नीपन। नाम सुने होंगे। नील का व्यापारी कह सकते हैं, जो चंपारण में नील यानी कि नील की खेती के लिए चंपारण के किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर जबरदस्ती किया जा रहा था। यहीं पे एक अधिकारी थे जिसका नाम था नीपन। राजकुमार शुक्ल और नीपन के बीच में एक बार भयंकर तरीके से लड़ाई हो गई थी। राजकुमार शुक्ल ये चाहते थे कि चंपारण में किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का जुल्म न किया जाए। राजकुमार शुक्ल जिस वजह से महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, 3 कठिया पद्धति यहाँ पर लागू थी। यहाँ इस बिहार के चंपारण में 3 कठिया पद्धति, है ना, 3 कठिया पद्धति लागू थी। यहाँ पे 3 कठिया पद्धति, यानी कि कह सकते हैं कि 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। यदि कोई व्यक्ति नील की खेती नहीं करना चाहता था तब उसे पैन खर्चा देना होता था। पैन खर्चा, पैन खर्चा का मतलब होता है सिंचाई कर। सिंचाई कर। और अंग्रेजी सरकार ने पैन खर्चा इतना ज़्यादा लगा दिया था कि किसान उसको देने के लिए, है ना, मतलब समझिए कि सहूलियत फील नहीं कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा पैन खर्चा भी लगा दिया था, जिसके वजह से किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब निपन को राजकुमार शुक्ल ने चुनौती दी कि हम अपनी जिंदगी में इस चंपारण के किसानों के ऊपर जो हो रहा है अत्याचार, उससे हम मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारी जो जड़ें है उसको हमेशा के लिए मिटा देंगे। और यही वजह था कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने अपने जीवन की 200 बीघा जमीन को भी न्यौछावर कर दिया और 250 से कहीं अधिक जो मवेशी था सबको खत्म कर दिया। ये कैसे किसान नेता थे जो किसानों के हित में उन्होंने अपने आप के बारे में कभी सोचा ही नहीं। राजकुमार शुक्ल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके कफन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करने के बाद इनका दाह संस्कार किया गया। ऐसे थे राजकुमार शुक्ल।
आधुनिक बिहार के इतिहास में कहें या आधुनिक भारत के इतिहास में कहें, चंपारण सत्याग्रह में इनको बहुत ही कम जगह मिलती है और सबसे ज़्यादा जगह मिलता है महात्मा गांधी को। यही राजकुमार शुक्ल बार बार कांग्रेस से गुहार लगाते थे, कांग्रेस के लोगों से मिलते जुलते थे, क्योंकि आपको याद होगा महात्मा गांधी के पहले कांग्रेस पर नेतृत्व था उन लोगों का जो लोग जमींदार थे। वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि जमींदारों का हित अंग्रेजी सरकार से सबसे ज़्यादा सदती थी। लेकिन राजकुमार शुक्ल जो है कभी भी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि राजकुमार के जीवन में एक ही प्राथमिकता था, चंपारण के किसानों को किसी तरह इस दलदल से मुक्ति दिलाना। और यही वजह था कि 1916 में है ना लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मजूमदार साहब करते हैं, है ना, मजूमदार साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी लखनऊ अधिवेशन में पहली बार है ना नरम दल वाले और गरम दल वाले है ना यहीं पर मिल जाते हैं, यहीं पर विलय हो जाता है, यहीं पर विलय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नरम दल और गरम दल यानी कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। बहुत समय के बाद 1916 में फिर से इन लोगों का गठबंधन बन जाता है, फिर ये लोग दोनों आपस में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, यहीं पर 1916 में ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहीं पर समझौता होता है, जो कांग्रेस के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। और यहीं पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी यहीं पर आए हुए थे, गांधी जी यहीं पर आए हुए थे जहां पर मुलाकात होता है राजकुमार शुक्ल का यहीं पर मुलाकात होता है। और राजकुमार शुक्ल चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का आगमन भारत में 1915 में हो जाता है। 1915 में आने के बाद ही अपने जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे मिलते हैं। तो गोखले साहब इनको कहते हैं कि आपको राजनीति, खास करके भारत की राजनीति को समझने के लिए कम से कम एक साल भारत का भ्रमण करना चाहिए। तब ये शरीक होते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और यही लखनऊ अधिवेशन गोमती नदी के किनारे होता है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ जब भी जाते होंगे तो गोमती नदी उस लखनऊ के किनारे ही है। 1916 में ही इस समय राजनीति में बहुत उठापटक हो रही होती है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देखते होंगे तो 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग का आंदोलन चलाया जाता है 1916 में ही। और 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल का आंदोलन का है ना यहाँ पे एक आंदोलन चलाया जाता है। यह उस समय का युग है जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1914 से लेकर के 1918 तक। 1914 से 1918 तक यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। और इसी प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी से मुलाकात होता है किसका? राजकुमार शुक्ल का। और राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि भाई आप मेरे यहाँ चंपारण आइए और नीलहों के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के भारत आगमन से पहले सभी लोगों को यह बात पता था कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो आंदोलन किया उसकी सफलता पूरी दुनिया में है ना प्रचार प्रसार हुआ था। और भारत इससे अछूता कैसे रहता, है ना, भारत इससे अछूता कैसे रहता, भारत को भी पता था। तब महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, हमें चंपारण जाना ही चाहिए, है ना। तब इनको लगा कि नहीं, हमें चंपारण जाना ही चाहिए। अब यहाँ से शुरुआत होता है महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी कलकत्ता से पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को, है ना। गांधी क्योंकि पहले कलकत्ता से ही, है ना, कलकत्ता से ही लोग अधिकतर गाड़ी पकड़ते थे। तो कलकत्ता से ये पहुंचते हैं पटना। कलकत्ता से कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। और पटना का पहुंचते हैं तो पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल है ना 1917 को ये कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं।
अब ना हो गया है कि कहीं से भी आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अभी भी बिहार के कई से जिले हैं जहां पर रेलवे का विकास नहीं दिखता। फिर भी इस समय राजनीति पार्टियां कहेगी कि विकास ये होगा, विकास वो होगा। बात ये भी है कि कहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जो लोग वोट करते हैं वो अपने आप मजबूर है, गरीबी से लाचार है, बेबस है, पीड़ित है, अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है, समझदारी नहीं है, कैसे समझ पाएंगे? और इसी का फायदा राजनीति पार्टी उठाती है ना। तो ये पहुंचते हैं महात्मा गांधी, पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को, और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी पहुंचते हैं। इसके बाद ये पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर, है ना, और मुजफ्फरपुर से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? मोतिहारी पहुंचते हैं, है ना। मोतिहारी पहुंचते हैं। मोतिहारी कब पहुंचते हैं? तो मोतिहारी पहुंचते हैं, है ना, कब पहुंचते हैं? 15 अप्रैल 1917 को। 15 अप्रैल, है ना, 15 अप्रैल 1917 को ये पहुंचते हैं मोतिहारी। कलकत्ता से चलते हैं पटना, पटना 10 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं। अच्छा, यहां पर भी एक कहानी है। महात्मा गांधी को बिहार में कोई जानने वाला नहीं था। राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए वैल्यू भी नहीं की, उनके स्टाफ भी वैल्यू नहीं किया। लेकिन इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मजहरुल हक। क्योंकि मजहरुल हक को बड़ी करीबी से ये जानते थे, क्योंकि वो भी विदेश में जाकर के वकालत पढ़ रहे थे। वहीं पे मुलाकात हुआ था महात्मा गांधी का, है ना, और इसलिए वो मित्र बन गए थे। महात्मा गांधी बिहार में सिर्फ एक ही लोगों को जानते थे, वो भी पर्सनली जानते थे, मजहरुल हक को। लेकिन मजहरुल हक उस समय बिहार में पटना में नहीं थे। हालांकि फिर से वहां से इनको मुजफ्फरपुर होते हुए फिर ये मोतिहारी पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं, और चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जिसका नाम है WJ हार्ककॉड, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। जब ये चंपारण पहुंचते हैं तो चंपारण का एक जिला मजिस्ट्रेट है ना, जिला मजिस्ट्रेट मोतिहारी का एक जिला मजिस्ट्रेट है जिसका नाम है WJ हार्डकॉक, है ना, WJ हार्डकॉक नाम है इसका। ठीक है, कहता है कि भाई आपको चंपारण छोड़ के जाना होगा। चंपारण छोड़ने का आदेश देता है महात्मा गांधी को 16 अप्रैल 1917 को। ये जो व्यक्ति है, जो जिला मजिस्ट्रेट जो है, यह कहता है महात्मा गांधी को कहता है कि चंपारण, यानी कि गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश देता है। चंपारण छोड़ने का आदेश, है ना, छोड़ने का आदेश देता है। और यह आदेश कब देता है महात्मा गांधी को? तो 10 अप्रैल 1917 को, है ना, 10 अप्रैल 1917 को यह चंपारण छोड़ने का आदेश देता है। लेकिन बात यह थी, महात्मा गांधी तो ऐसे ऐसे आदेश बहुत झेल चुके थे, और यही वजह था कि जब महात्मा गांधी नहीं गए तब इनके ऊपर 144 धारा लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया 144 धारा के तहत, और मुकदमा चला मोतिहारी में। मुकदमा यहीं पर मुकदमा चलता है, मुकदमा, है ना, मुकदमा चलता है महात्मा गांधी के ऊपर मोतिहारी में। मोतिहारी में मुकदमा चलता है, और मोतिहारी में मुकदमा चलने के बाद ये रिहा कर दिया जाते हैं, और 21 अप्रैल 1917 को इनकी रिहाई हो जाती है ना। 21 अप्रैल, है ना, 21 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी का रिहाई हो जाता है। रिहाई, इनके ऊपर जो क्लेम लगा रहता है वो क्लेम सब हट जाता है। अब यहां पर देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा एक स्वतंत्र जांच बैठाई जाती है ताकि किसानों के हित के बारे में, किसानों के बारे में जाना जा सके कि वाकई में नीलहों के अत्याचार से सबसे ज्यादा, है ना, पीड़ित है या क्या है। तब उन्होंने गांव-गांव घूम करके महात्मा गांधी के द्वारा एक ये रिपोर्ट तैयार करते, एकदम स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये रिपोर्ट तैयार करके 13 मई 1917 को, है ना, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये रिपोर्ट लेकर के 13 मई 1917 को पहुंचते हैं कहां पर? और ये पहुंचते हैं बिहार उड़ीसा के एक मुख्य सचिव हैं, उन्हीं के पास पहुंचते हैं। बिहार और उड़ीसा के, है ना, बिहार और उड़ीसा के एक मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव उन्हीं के पास ये पहुंचते हैं। जब मुख्य सचिव ये देखता है तब लगता है कि नहीं,
ये जो रिपोर्ट गांधी के द्वारा जो तैयार किया गया है यह सही है। परिणामतः कृषकों की स्थिति को जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कृषकों की स्थिति के जांच के लिए परिणाम से अगर हम लोग देखें यहाँ पे परिणामतः है ना, परिणामतः कृषकों के हित के लिए, यानी कि कृषकों के है ना, कृषकों के यहां से प्रश्न पूछता है ना, यहां से प्रश्न पूछता है। जिस कमेटी की बात हम लोग कर रहे हैं वहां पर देखिए कृषकों के है ना, कृषकों की स्थिति के लिए मतलब एक रिपोर्ट तैयार होता है, एक कमेटी बनती है, कमेटी है ना, एक कमेटी बनती है और इस कमेटी का नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कमेटी का नाम क्या है? तो इस कमेटी का नाम है चंपारण है ना, चंपारण एग्रेरियन है ना, एग्रेरियन कमेटी नाम है इसका, समिति नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर एफ असलाई, डॉक्टर है ना, डॉक्टर एफ असलाई है ना, एफ असलाई बनते हैं, एफ असलाई इंपॉर्टेंट है ना। रुकिए अच्छा से लिखते हैं इसको क्योंकि पूछा जाता है ना। यहाँ पे इसके अध्यक्ष बनते हैं एफ है ना, इसको याद रखिएगा, एफ जी असलाई नाम है इनका, एफ जी है ना असलाई। और इसके सदस्य में भी याद रखिएगा क्योंकि इसके सदस्य में है ना, सदस्य में महात्मा गांधी के साथ साथ कई लोग इसके सदस्य बनते हैं है ना। गांधी जी बनते हैं सदस्य के तौर पे, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई जाती है और यह एक जांच करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके अध्यक्ष बनते हैं एफ जी असलाई और सदस्य के रूप में गांधी जी को बनाया जाता है। कई ऐसे नाम हैं जो सदस्य के रूप में है ना इसमें भाग लेते हैं, जैसे एलसी अदामी, एलसी अदामी है ना, एलसी अदामी हो जाते हैं, ये भी सदस्य हैं। और भी सदस्यों के नाम इधर हम लोग देख लेते हैं है ना। राजा हरिहर प्रसाद भी सदस्य बनते हैं, राजा हरिहर प्रसाद है ना, राजा हरिहर प्रसाद भी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, राजा हरिहर प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। नारायण सिंह भी इसके अध्यक्ष बनते हैं, नारायण सिंह है ना, नारायण सिंह भी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, नारायण सिंह भी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मतलब डीजे रीड नाम है, डीजे रीड है ना, डीजे रीड, इनको भी चंपारण एग्रेरियन कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद है डी रैनी, एक और नाम है ना, एक और नाम है जिनका नाम है डी रैनी नाम है। और ये सारे के सारे लोग चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य बनते हैं। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के ये सारे के सारे लोग सदस्य बनते हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट सौंपती है और रिपोर्ट सौंपने के बाद इसी के आधार पर तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है। तीन कठिया पद्धति जो है इस पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है, पूछा जाता है है ना, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। और जब महात्मा गांधी बिहार में जब चंपारण सत्याग्रहियों के साथ जब ये काम करते हैं तो इनके सहयोगी के रूप में बहुत सारे लोग हैं और सहयोगी से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। सहयोगी बहुत ही VVI है। कौन कौन सहयोगी है? एक ट्रिक मैंने तैयार किया है, आप उसको याद रखिएगा, अच्छा रहेगा है ना। ब्रीरा अमन मजे, कई बार प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम में। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो जाते हैं ब्रिज किशोर प्रसाद है ना, ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे है ना, ब्रिज किशोर प्रसाद। राशि हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद है ना, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और अ से हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह है ना नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह के बाद हो जाएंगे महादेव देसाई है ना, महादेव देसाई हो जाते हैं। उसके बाद न से हो जाएंगे, यहाँ भी देख लेते हैं है ना, न से हो जाएंगे नरहरि पारिख, नरहरि पारिख नाम है इनका, नरहरि पारिख। म से हो जाएंगे मजहरुल हक भी है, मजहरुल हक है ना, मजहरुल हक है। और जे से हो जाएंगे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, VVI है ना, सहयोगी के रूप में। जितना भी प्रश्न पूछा है अगर इसको याद रखिएगा
तो यहाँ से प्रश्न छूटेगा नहीं, बन ही जाएगा। ठीक है, इनके सहयोग से ही महात्मा गांधी को चंपारण में सफलता मिली और कहा जाता है कि यह महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। यह महात्मा गांधी का, है ना, महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था, प्रथम सफल सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह था कौन? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण में सबसे ज्यादा चंपारण सत्याग्रह का अगर किसी ने विरोध किया तो उसका नाम है एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी का विरोध किया था। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, एनजी, है ना, रंगा के द्वारा, एनजी रंगा के द्वारा, है ना, चंपारण सत्याग्रह का मतलब गांधी जी का विरोध करने वाला यही व्यक्ति था जिसका नाम है एनजी रंगा। चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गया तो सफलता के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको यहीं पर महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद यही चंपारण ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का, है ना, महात्मा बना दिया। तो यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, है ना, टैगोर साहब ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, महात्मा कहकर संबोधित किया, कहकर संबोधित किया, है ना, संबोधित किया। और यहाँ पे एक और भी घटना है, यहाँ पर एक और भी घटना है। जैसे में देखते होंगे जब ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे, है ना, झटका लगा था अंग्रेजी सरकार को, झटका लगा तो अंग्रेजी में काम करने वाले चंपारण के एक, है ना, एक नीलहो के एक अधिकारी थे, है ना, इरविन नाम था उनका, इरविन एक अधिकारी थे। और इरविन के यहां ही चंपारण के एक बत्तख मियाँ थे, बत्तख मियाँ, जो रसोईया का काम करते थे। महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी, है ना, आमंत्रित किया गया इरविन के द्वारा खाने के लिए, खाने पर, है ना, बुलाया गया। और इरविन के द्वारा ये कहा गया बत्तख मियाँ को कि भाई जब महात्मा गांधी यहाँ पर आएंगे तब उनके दूध में आप जहर मिला करके दे देना। ये बत्तख मियाँ को, है ना, इस षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया गया था क्योंकि इरविन चाहता था कि महात्मा गांधी की यहीं पर सफाया कर दिया जाए। और ये काम सौंपा गया था किसके द्वारा? बत्तख मियाँ को सौंपा गया था इरविन के द्वारा। जब महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों, है ना, शाम को जब पहुंचते हैं खाने पर, तब बत्तख मियाँ वहां दूध लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन इनके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। तब ये बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद को कि इस दूध में जहर मिलाया गया है, और इसका भनक महात्मा गांधी को लग जाता है और महात्मा गांधी दूध पीने से इनकार कर देते हैं। कहा जाता है कि बत्तख मियाँ ने इसी समय इनकी जान बचाई थी। और जब ये पता चला अंग्रेजी सरकार को, तो अंग्रेजी सरकार ने इनके ऊपर जुल्म का कहर ढाल दिया, है ना, जुल्म का कहर ढाल दिया। इनके घर को बर्बाद कर दिया, इनकी जमींदारी, सब कुछ, जमीन जो भी सब कुछ था अंग्रेजी सरकार के द्वारा सब कुछ छीन लिया गया। कहा जाता है कि जब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के पहला राष्ट्रपति बने थे, तब यहाँ बत्तख मियाँ से मिले थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे, है ना, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे बत्तख मियाँ से मिले हुए थे। तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।